मेरा नाम पंकज है और मेरे साथ हुआ ये भयानक किस्सा तब का है जब मैं 18 साल का था और अपने पूरे परिवार सहित अपने गांव में रहता था। वो सब शुरू कुछ यूं हुआ था कि उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अपनी छत पर टहल रहा था। वक्त शायद रात के 12:30 बजे का था। हमारे घर के ठीक सामने ही चाचा का घर था, जहाँ से अचानक मुझे चाचा के कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे एक काली सी आकृति चाचा के घर के अंदर वाले दरवाजे की तरफ जाती दिखाई दी और शायद कुत्ता उसे ही देखकर भौंक रहा था। अर्धरात्रि के इस समय चाचा के घर में दाखिल हुई उस आकृति को मैं गौर से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद अंधेरे की वजह से या वो आकृति थी ही कुछ ऐसी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे अच्छे से देख नहीं पा रहा था। खैर, वो आकृति अंदर के दरवाजे पर गई और दरवाजे के ठीक सामने बैठकर उस आकृति ने वहाँ रोशनी की। शायद उसने वहाँ एक दिया जलाया था और दिए की रोशनी में मुझे दिखाई दिया कि वो आकृति काले लिबास में कोई औरत थी। मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि वो औरत कुछ गलत कर रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो औरत अपनी जगह पर खड़ी होकर पलटी। चेहरा तो मैं उसका तब भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन शायद पलटते ही उसने मुझे देख लिया था। मैंने आज तक भूत प्रेत आत्मा या चुड़ैल नहीं देखे थे, लेकिन दादी की कहानियाँ सुनकर मैं इन सब को अपने दिमाग में बुन चुका था। और फिर आधी रात को किसी ऐसी अनजान औरत के घूरने से मैं काफ़ी डर गया, इसीलिए दौड़कर मैं नीचे आया और पलंग पर दुबक कर लेट गया। अगले दिन सुबह मैंने ये बात माँ को बताई तो माँ मुझे लेकर चाचा के घर पहुँची। दरवाजे के सामने मैंने और माँ ने देखा कि एक काला छोटा सा घेरा बना हुआ था, जो यकीनन उसी दिए का बना होगा जो उस अनजान औरत ने लगाया था। अंदर से चाचा के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए निर्मला, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। चाचा चाची पर चिल्ला रहे थे। दरवाज़ा खोलकर मैं और माँ अंदर गए तो देखा चाची एक कोने में खड़ी रोए जा रही थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो चाचा ने चाची को पीटा भी हो। माँ ने चाचा को धमकाया तो चाचा ने पैर पटक कर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। माँ ने चाची को संभालते हुए इस झगड़े की वजह पूछी तो चाची ने इतना ही बताया कि चाचा सुबह से चिढ़े हुए हैं, हर बात पर सिर्फ गुस्सा किए जा रहे हैं। तो हमें भी उस वक्त यही लगा कि होगी कोई बात जिसका चाचा को बुरा लगा होगा। लेकिन इस सब के बीच न तो मैं और न ही माँ कल रात वाले किस्से के बारे में चाचा या चाची से कुछ बात नहीं कर पाए। खैर, माँ ने चाचा से बात करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन चाचा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ ने चाची से कहा कि उनका गुस्सा ठंडा होने पर वो अपने आप दरवाज़ा खोल देंगे, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर मैं और माँ वापस अपने घर आ गए। मैंने माँ से पूछा कि उन्होंने वो बात क्यों नहीं की जो हम करने गए थे, तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची तुम्हारे चाचा की वजह से पहले ही चिंतन में है। हम उनको ये बात बताते तो उनकी चिंता और बढ़ जाती, इसीलिए इस बारे में हम उनसे फिर कभी बात करेंगे। खैर, वो दिन बीता। रात को मैं, पिताजी और माँ खाना खाने बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक शुरू हुई। ऐसी दस्तक मानो जैसे दस्तक करने वाला या तो काफ़ी डरा हुआ था या फिर बहुत जल्दी में था। माँ ने उठकर तुरंत दरवाज़ा खोला। अंदर बुरी तरह हाँफती हुई चाची दाखिल हुई। शायद वो अपने घर से हमारे घर तक दौड़ लगा कर आई थी। चाची ने अंदर आकर पिताजी से कहा कि पंकज के चाचा ने सुबह से अपने आप को अपने कमरे में बंद किया हुआ है और अब खाना देने के लिए जब मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया
तो वो एक डरावनी आवाज़ में मुझसे बोले कि वो मुझे मार डालेंगे अगर मैं उनके पास गई तो। चाची की ये बात सुनकर पिताजी और माँ चाची के साथ उनके घर के लिए निकले और पीछे पीछे मैं भी। घर पहुंचकर पिताजी ने काफ़ी बार चाचा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और चाचा को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसीलिए आखिर में पिताजी दरवाज़ा तोड़ने की ठानते हैं। 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से धक्का मारकर पिताजी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और अंदर की कुंडी टूट भी गई। दरवाज़ा टूटते ही हम सब ने देखा कि चाचा कमरे के बीचों बीच खड़े हमारी ही तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन चाचा की उन बड़ी बड़ी डरावनी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। उन्होंने खुद के बालों और चेहरे को नोचा खरोचा था। हम सब ने चाचा का ऐसा रूप पहली बार देखा था। पिताजी ने 2 कदम चाचा की ओर बढ़ाए कि तभी चाचा एक अलग सी आवाज़ में हंसकर पिताजी को इतनी ज़ोर से धक्का मारते हैं कि पिताजी का सर दीवार से ज़ोर से टकराता है। हम पिताजी को संभालते इतनी देर में चाचा घर से बाहर भाग गए। हमने पिताजी को संभाला, लेकिन तब तक तो चाचा शायद काफ़ी दूर चले गए होंगे और उनकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना भी ज़रूरी था, क्योंकि चाचा के हाल फिलहाल का स्वभाव पहले से काफ़ी विचित्र था। वो खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए मैं और पिताजी चाचा को ढूंढने घर से निकले। माँ चाची के पास रुकी। खैर, हमने हमारा छोटा सा गांव पूरा छान मारा, लेकिन चाचा कहीं नहीं मिले। लेकिन मैं और पिताजी चाचा को ढूंढते ढूंढते गांव की सरहद पर आ चुके थे और तभी खेतों की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से हमें कोई आता दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वो रामू काका थे, जो अक्सर रातों में भी खेत में फसल संभालने आते जाते रहते थे। पिताजी ने रामू काका से पूछा कि क्या उन्होंने चाचा को उस तरफ देखा, तो रामू काका ने बताया कि जब वो अपने खेत से निकल रहे थे तब उन्होंने चाचा को नदी के रास्ते पर जाते हुए देखा। रामू काका की ये बात सुनकर बिना देरी किए मैं और पिताजी दौड़ पड़े नदी की तरफ। लगभग 10 से 15 मिनट बाद चांदनी रात में नदी के पास वाले पीपल के पेड़ के पास पहुँचे और पीपल के पेड़ के दूसरी तरफ से आती वो हलचल मुझे और पिताजी को साफ साफ सुनाई और दिखाई भी दे रही थी। धीमे धीमे मैं और पिताजी आगे बढ़कर पेड़ के सामने पहुँचे और जो देखा वो नज़ारा किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। हमने देखा कि चाचा बंद आंखें लिए बेजान से होकर एक भयानक और डरावनी औरत की गोद में लेटे हैं। उसके बाल बिखरे हुए और उसके बिल्कुल काले चेहरे पर उसकी चमकती सफ़ेद आंखें और फटे होठों की वो जहर सी मुस्कान। डर के मारे मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, मगर फिर पिताजी ने कहा कि डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पिताजी ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और फिर उस डायन से बोले, देखो, तुम जो भी हो, मेरे भाई को छोड़ दो। पिताजी की ये बात सुनकर वो डायन एक भयानक आवाज़ में हंसी और फिर उसी आवाज़ में बैठे बैठे एक लंबी सांस भरकर चाचा के बालों में हाथ फिराते हुए उस डायन ने पिताजी से कहा, ये सिर्फ मेरा है और हमारे बीच जो कोई भी आएगा वो भी मरेगा। इतना बोलकर उस डायन ने गर्दन झुकाई और उसके बाल चाचा के चेहरे पर गिर रहे थे। मुझे लग रहा था कि पिताजी उसके साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन पिताजी ने 2 कदम पीछे लिए और मेरा हाथ पकड़ वापस गांव की तरफ चल दिए। और पिताजी ने उस समय मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, और नदी वाले उस रास्ते से जब तक हम गांव की सरहद में दाखिल नहीं हुए
तब तक हमारे पीछे से हमें किसी के पुकारने की आवाज़ आती रही। शायद कोई चाहता था कि हम पलटकर पीछे देखें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। खैर, हम गांव पहुंचकर एक घर के सामने गए जो मेरे लिए अनजान था। पिताजी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी सी सर्द सी आवाज़ आई, कौन है, इतनी रात गए? पिताजी ने अपना परिचय दिया तो अंदर से कुंडी खुलने की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुला। अंदर से एक बहुत ही बूढ़े इंसान 2 कदम बाहर की ओर बढ़ाते हुए नजर आए। उन बुज़ुर्ग बाबा ने पिताजी से पूछा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। पिताजी ने उनकी बात काटते हुए रोका और मुझे पीछे जाकर खड़े होने के लिए बोला। मैं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ। पिताजी और उन बाबा ने एक दूसरे से कुछ बातचीत की और फिर बाबा अंदर से एक पोटली लेकर हमारे साथ चल दिए और हम धीरे धीरे फिर से नदी के रास्ते पर चल पड़े थे। बाबा हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए मंत्र जाप करते हुए चल रहे थे। पूरे रास्ते हम तीनों ने कुछ बात नहीं की और पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद बाबा ने हमें वहीं पेड़ से थोड़ा दूर रुकने के लिए कहा। बाबा अकेले ही उस पेड़ की दूसरी तरफ गए। मुझे और पिताजी को वहाँ से दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद पेड़ के पीछे से चाचा के चीखने की आवाज़ और उजागर होती हल्की लाल रोशनी साफ साफ सुनी और देखी। और जैसे ही वो चीखने की आवाज़ शांत हुई कि तभी बाबा के खांसने की आवाज़ शुरू हुई और वो पेड़ के सहारे ही खांसते हुए पेड़ की इस तरफ आए। पिताजी ने दौड़कर उन्हें संभाला और पेड़ के सहारे बिठाया। खांसी शांत होने के बाद बाबा ने चाचा को संभालने के लिए कहा। देखा तो चाचा पेड़ के पीछे बेहोश पड़े थे, लेकिन गनीमत ये थी कि वो डायन अब आसपास कहीं नहीं थी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि चाचा को भी उठा कर ले जाना था और बाबा भी चलने की हालत में नहीं थे। पिताजी ने बाबा से कहा कि वो पहले उन्हें छोड़कर आते हैं, तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा कि मैं कुछ देर यहीं आराम करूंगा और फिर चला जाऊंगा, तुम अपने भाई को घर लेकर जाओ। पिताजी ने काफ़ी ज़िद की बाबा को घर छोड़ने की, लेकिन वो नहीं माने। इसीलिए पिताजी ने चाचा को कंधे पर उठाकर जितना जल्दी हो सका मुझे और चाचा को घर छोड़ा और फिर से निकल गए, शायद बाबा को उनके घर छोड़ने। खैर, अगली सुबह तक चाचा होश में आ चुके थे, लेकिन उसी सुबह बाबा का भी देहांत हो चुका था। बाबा के अंतिम संस्कार पर आए उनके पुत्र, जिसे पिताजी घर लेकर आए, जो एक तंत्र साधक थे। शायद वो डायन अभी भी पूरी तरह से गई नहीं थी। खैर, उस रात वो साधक हमारे घर पर ही थे। उस रात मैं जल्दी ही सो गया था, लेकिन 12-1 बजे के आसपास दौड़ भाग और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। उठकर देखा तो घर में कोई नहीं था। दरवाजे पर आकर देखा, सब के सब चाचा के घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर मैं भी वहाँ दौड़ा दौड़ा पहुँचा और पहुँचकर जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो साधक घर के अंदर ज़मीन पर बैठे थे और उनके सामने वही डायन बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी और उनकी दाईं ओर बैठे चाचा ने उनके बीचों बीच जल रही लौ को उठाकर अपने मुंह में रख लिया और चाचा के मुंह में लौ रखते ही वो डायन पूरी तरह छटपटाने लगी, तड़पने लगी और करीबन 10 मिनट तक वो ऐसे ही तड़पती रही। वातावरण में डर का माहौल बन चुका था और तभी साधक ने मुट्ठी भर सिंदूर उस डायन पर फेंका और वो डायन सिंदूर के धुएं में छिप गई। उसका चीखना चिल्लाना भी शांत हुआ। सिंदूर जैसे ही हमारी नज़रों के सामने से हटा, वो डायन गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद चाचा के घर में कोई समस्या नहीं आई। 6 महीने बाद पिताजी ने मुझे बताया कि वो डायन इसी गांव की औरत थी
जो पुरुषों को अपने वश में करके उनका इस्तेमाल करती थी। और मौत के बाद भी डायन बनकर उसने ये सब जारी रखा। वो डायन इतनी ताकतवर थी कि बाबा उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके सुपुत्र ने उस डायन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।